रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम देखेंगे वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, वीबीटी और एमओटी। आज का जो हमारा टॉपिक है, अगर इस लेक्चर को आप एंड तक देखते हैं तो इंशाल्लाह केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर आपको ए टू ज़ी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम केमिकल बॉन्डिंग की बेसिक्स और इनके बॉन्डिंग स्ट्रक्चर्स और शेप्स वगैरह को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का मुकम्मल होना। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर। लीविस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन की एग्जांपल में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p4। इसके आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना। हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। इसके अलावा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे ऑक्टेट रूल को यानी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रख के स्टेबल होते हैं। आइए चलते हैं HCl और नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर की तरफ। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हाइड्रोजन क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और क्लोरीन हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह शेयर हो जाए तो ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, दोनों के डुप्लेट और ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएंगे। नाइट्रोजन की एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नाइट्रोजन को मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अगर ये दोनों नाइट्रोजन आपस में कुछ इस तरह से शेयर कर लें तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। जैसे आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पर एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूज़ कर देता है और उसे क्लोरीन गेन कर लेता है। इस तरह सोडियम पर पॉजिटिव और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह सोडियम से इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र होने से जो बॉन्ड बनता है, ये आयंस की वजह से बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड इसे हम नाम देंगे क्योंकि ये आयंस की अट्रैक्शन से बना है। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड में भी आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र के बजाय इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से वजूद में आता है, बनता है। जैसे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो, एक और हाइड्रोजन हो, तो ये दोनों इस तरह अगर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें तो ये स्टेबल हो जाएंगे, इनका डुप्लेट मुकम्मल हो जाएगा। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना उसे कोवलेंट बॉन्ड का हम नाम देंगे। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और HCl में भी यही बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का पेयर एक एटम से डोनेट होकर दूसरे एटम के पास चला जाता है। एग्जांपल अगर हम देखें SO2 के आउटरमोस्ट शेल में सल्फ़र और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। इनको 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए स्टेबल होने के लिए। अगर ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ इस तरह और सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ इस तरह शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन तो दोनों का ऑक्टेट तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन जो सेकंड ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट मुकम्मल नहीं हुआ। अगर ये ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसके तो 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन सल्फ़र के 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसलिए सल्फ़र अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा और ऑक्सीजन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। सल्फ़र इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। इस तरह दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। सल्फ़र से एरो की जा रहा है ऑक्सीजन की तरफ, इसका मतलब है कि सल्फ़र ने इलेक्ट्रॉन का पेयर ऑक्सीजन को डोनेट किया है।
सेल्फ राइट साइड पे आपको कोवलेंट बॉन्ड, जबकि लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे आपको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जबकि लेफ़्ट साइड पे आपको कोवलेंट बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। ऑक्टेट रूल में कुछ खामियां हैं, जैसे PCl5 में अगर हम देखें तो आपको पता है एक बॉन्ड इक्वल होता है 2 इलेक्ट्रॉन के। फास्फोरस जो है वो 5 क्लोरीन के साथ अटैच है, तो यहाँ पर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तो इस वजह से ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह SF6 में देखें तो S के साथ जो फ्लोरीन है वो 6 है, तो यहाँ पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी स्टेबल नहीं है। इसलिए हमें एक नए मेथड की ज़रूरत पड़ी। वो मेथड था वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की सूरत में। सबसे पहले देखते हैं वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें हम देखेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ये तो 3 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है ये बॉन्ड पेयर कहलाता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो आपको लोब नज़र आ रहा है ये लोन पेयर कहलाता है। इस तरह यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हुआ। टोटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर हुए। इस तरह पॉसिबिलिटी जो बनती है वो हमारे पास बॉन्ड पेयर की, बॉन्ड पेयर लोन पेयर की, लोन पेयर के साथ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है बॉन्डिंग के लिहाज से। बॉन्ड पेयर में रिपल्शन जो होती है वो सबसे कम होती है और उसकी कुछ शेप जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, जबकि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है और उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगी कि लोन पेयर एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखेंगे। अगर हमें बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर का अगर पता चल जाए तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को, शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे वाटर में देखें तो उसमें 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होते हैं। कुछ इस तरह की वाटर की स्ट्रक्चर बनती है जिसे बेंड स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब बॉन्ड पेयर का और लोन पेयर का कैसे पता चलेगा, आइए देखते हैं उसके रिलेटेड। तो इसके 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड क्या है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की मदद से फाइंड करना। एग्जांपल है BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन सेंट्रल एटम है और जो फ्लोरीन है वो साइड एटम है। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके तो इसके आउटर मोस्ट शेल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से अगर आ जाएं, अरेंज हो जाएं, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा BF3 के दरमियान। अब अगर हम इसकी शेप की तरफ देखें तो यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर हैं और 0 लोन पेयर है। एक जो मुकम्मल जो होती है डायग्राम उसमें 360 का एंगल होता है। तो चूँकि तीनों फ्लोरीन एटम्स इक्वलेंट हैं, सेम है, ये तीनों एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे करेंगे, तो यहाँ पर हमें 120 डिग्री का एंगल तीनों साइडों पे बनता हुआ नज़र आएगा। तो इस तरह की ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर कहलाती है, ट्राइंगल की तरह की। नेक्स्ट एग्जांपल है SF4। SF4 में हमें सेंट्रल एटम फाइंड करना है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सल्फ़र सेंट्रल एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हम ग्रुप मेथड को अडॉप्ट करेंगे। शॉर्टकट वे है ग्रुप मेथड में, ये हमें पता है 16 ग्रुप का मेंबर है जिसमें ऑक्सीजन, सल्फ़र, सिलीनियम, टिलिनियम और पोलोनियम होते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये 16वें ग्रुप का मेंबर है। इसी तरह सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसी तरह सिलीनियम, टेलोरियम और पोलोनियम की भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट शेल में फाइंड कर सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फ़र के 2, 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन आगे। फ्लोरीन इस तरह अरेंज होंगे, 4 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन इस तरह बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इस तरह, तीसरा और ये चौथा। अभी भी एक लोन पेयर जो है वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब ये खुद को इस तरह अरेंज करेगा कि इनमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम से कम हो जाए, तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर नज़र आएगी। ये एक स्ट्रक्चर बनी है सीसा की तरह की। अब हमें शेप का कैसे पता चलेगा? शेप का पता चलेगा अगर हमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स का पता चल जाए और नंबर ऑफ़ लोन पेयर्स का पता चल जाए, तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही हैं।
अगर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पता चल जाए तो आप किसी की भी यहाँ से देखकर स्ट्रक्चर जो है वो बता सकते हैं। तो इनको नोट कर लें या इनका स्क्रीनशॉट बनाकर आप अपने पास सेव कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह मॉलिक्यूल की शेप हम वेस्पर थ्योरी के मुताबिक बनाएंगे। उसका सेकंड मेथड जो है वो है फार्मूला मेथड। इसमें हमें नंबर ऑफ़ बॉन्ड पेयर्स और नंबर ऑफ़ लोन का पता होना चाहिए, तो हम वो फार्मूले की मदद से फाइंड कर लेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसे VE का भी नाम दिया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम पता चलाएंगे। CH4 इसमें जो कार्बन है इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसके साथ मोनोवेलेंट एटम जो सेंट्रल एटम के साथ होते हैं, हमें उसका पता होना चाहिए। मोनोवेलेंट एटम ऐसे एटम होते हैं जिनकी वैलेंसी इक्वल होती है 1 के, लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। इनके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन है और इनकी वैलेंसी 1 होती है। जो मोनोवेलेंट एटम है यहाँ पर वो कार्बन के साथ 4 हमें नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कितने हुए? इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल हुए हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन और मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन, इनको ऐड करने से हासिल होंगे। हाफ इंटू हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन भी 4, तो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास आ गए 4। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ इस तरह की टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर बनेगी। अब यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे? बॉन्ड पेयर इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ साइड एटम। तो साइड एटम यहाँ पर कार्बन के साथ 4 हैं, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर होंगे, मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। अब लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे? लोन पेयर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमने फाइंड किए उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस किए, 4 - 4 लोन पेयर हमारे पास आ गए 0। तो 4 बॉन्ड पेयर हैं, 0 लोन पेयर है। तो इस तरह की जो ज्योमेट्री होती है उसे टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री का नाम दिया जाता है, लाइक दिस। अब एक और एग्जांपल है ओजोन की। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में। ओजोन में देखें, एक ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और 2 इसके साइड एटम है। ऑक्सीजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 6। मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, ये डाईवेलेंट है। तो मोनोवेलेंट एटम आगे 0। फार्मूला यूज़ करेंगे हाफ अब इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवेलेंट एटम 0, तो ये हमारे पास आ गया 3। इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए हमारे पास 3, और बॉन्ड पेयर अगर हम देखें तो वो हमारे पास आ जाएंगे 2। अब हमारे पास है लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर में से बॉन्ड पेयर माइनस किए, 3 - 2, तो हमारे पास 1 लोन पेयर आ गया। 2 बॉन्ड पेयर हुए, 1 लोन पेयर हुआ। तो इस तरह की ज्योमेट्री वाटर की तरह की बेंट शेप होती है। अब बॉन्ड पेयर जो होते हैं वेस्पर थ्योरी में वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी एक बॉन्ड पेयर के ही इक्विवेलेंट होता है। तो इसकी अब स्ट्रक्चर को मज़ीद देखने के लिए हमें लीवी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। डॉट स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से बताएगी कि 2 ऑक्सीजन जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं और एक ऑक्सीजन के साथ दूसरी जो सेंट्रल ऑक्सीजन है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब हम देखते हैं हाइड्रोनियम आयन की। अगर H3O के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वगैरह या वो हम कैसे देखेंगे। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। बिल्कुल गलत। इस केस में हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पर 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, तो हमारे पास 5 यहाँ पर ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। NH2 माइनस में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। नाइट्रोजन के आटोमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन मज़ीद आ जाएगा क्योंकि 1 माइनस का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 6 हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ज़ीनॉन फ्लोराइड की। ज़ीनॉन सेंट्रल एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे। उसके लिए हमें इसका ग्रुप देखना पड़ेगा। इसका जो ग्रुप होता है वो इनर्ट ग्रुप कहलाता है, जिसमें नोबल गैसेस वगैरह आ जाती हैं, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन वगैरह। तो हमें पता है नियॉन वगैरह के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ज़ीनॉन के आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
फार्मूला यूज़ करेंगे। बॉन्ड पेयर यहाँ पर हमारे पास 2 होंगे, लोन पेयर 3 होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे। तो हमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। इसको हम इस तरह अरेंज करेंगे कि रिपल्शन कम से कम हो। एक स्ट्रक्चर हमें ये मिलेगी और एक हमें ये। इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी? तो राइट साइड वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है। लेफ़्ट साइड में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 90 डिग्री का, दोनों लोन पेयर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा है। जबकि राइट साइड पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, रिपल्शन कम से कम है, तो ये वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। एक और मज़े की बात कि अगर लोन पेयर को 2 तरह की पोजीशन होती है, इक्वेटोरियल और एक्सियल। अगर हम एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर को रखेंगे तो ये हमेशा डिस्टर्बेंस काज करेगा। तो लोन पेयर को हम हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज करेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो सके। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। इसके लिए हमें S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल की के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। S ऑर्बिटल को स्फेरिकल का नाम दिया जाता है, P ऑर्बिटल डम्बल शेप होते हैं, 3 तरह के होते हैं। VBT में हम एग्जांपल देखेंगे H2 की, HF की, F2 की और O2 की। सबसे पहले देखते हैं H2। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s1। इसके आउटरमोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन। एक और अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो, एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दूसरा भी सेम उसी तरह होगा। ये दोनों हेड टू हेड ओवरलैप होकर इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना देंगे, तो यहाँ पर डुप्लेट रूल मुकम्मल हो गया। SS ओवरलैपिंग से हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बन गया। नेक्स्ट है HF। हाइड्रोजन का आपको पता है उसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो उसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो S मुकम्मल है, 2px भी मुकम्मल है, 2py भी पेयर्ड है, मुकम्मल है, लेकिन 2pz जो है वो हाफ फील्ड है, पार्शली फील्ड है। तो VBT में हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। हाइड्रोजन का 1s हाफ फील्ड और 2pz फ्लोरीन का जो हाफ फील्ड है वो ओवरलैप करेगा। तो यहाँ से ओवरलैपिंग के नतीजे में S का ऑर्बिटल और जो फ्लोरीन के हैं 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ओवरलैप करेंगे। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, SP ओवरलैपिंग से HF के दरमियान कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग की। SS हेड टू हेड ओवरलैप कर सकता है, SP के साथ हेड टू हेड ओवरलैप कर सकता है, लेकिन S और P साइड से ओवरलैप नहीं कर सकते। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग पॉसिबल है, लेकिन साइड विद ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब देखते हैं F2 में क्या बनती है डायग्राम। F2 में अगर हम देखें तो इस तरह की हमारे पास स्ट्रक्चर आती है। हाफ फील्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसको इस तरह से ओवरलैप करेंगे, तो इसके नतीजे में यहाँ पर PP ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। PP ओवरलैपिंग से भी जो बॉन्ड बनता है वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन की अगर हम एग्जांपल देखें तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। जो हाफ फील्ड है वो 2py और 2pz है। इस केस में ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है। इसमें क्या होगा, जो 2py है वो तो ओवरलैप कर जाएगा, हेड टू हेड ओवरलैप कर जाएगा, लेकिन 2pz ऑर्बिटल जो है वो साइड से ओवरलैप करेगा। तो साइड से ओवरलैपिंग के नतीजे में एक नया बॉन्ड बनेगा जिसे पाई बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। हेड टू हेड ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, जैसे 2py 2px 2py बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, और 2pz दोनों 2pz आपस में जब साइड से ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। VBT में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लिमिटेशंस थी, वो क्या थी वो देखते हैं। BF3 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनकी स्ट्रक्चर्स बनाने में VBT को प्रॉब्लम पेश आती थी। ब्रोन ट्राईफ्लोराइड की एग्जांपल देखते हैं। ब्रोन के आउटरमोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन, और लेकिन इसके साथ जो साइड एटम है वो फ्लोरीन है और वो भी 3 है, लेकिन ब्रोन का पास सिर्फ एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है।
तो ये बाकी दो फ्लोरीन को किस तरह एडजस्ट करेगा। तो VBT इस का आंसर देने से कासर थी, इसलिए हमें नए मेथड की ज़रूरत पड़ी जिसे हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। उसमें हम क्या करते हैं, इसको एक्साइड करवा के इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के 2p ऑर्बिटल में हम शिफ्ट करवा देते हैं। अब इसके पास 3 हाफ फील्ड पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल्स आ गए, तो इस तरह 3 फ्लोरीन के जो एटम है वो यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं, इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जिसके नतीजे में हमें इस तरह से 3 लोब्स मिलेंगे। ये ब्रोन सेंट्रल एटम हो गया। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके पास 2pz एक हाफ फील्ड जो है ऑर्बिटल है। इसकी स्ट्रक्चर जो होगी, शेप वो कुछ इस तरह से होगी, डम्बल शेप। ये हम एक फ्लोरीन को यहाँ पर लगा देंगे, दूसरा यहाँ पर और तीसरा यहाँ पर। इस तरह से हमारे पास उसकी शेप आ जाएगी। ये हमने वेस्पर थ्योरी में भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखी थी और हाइब्रिडाइजेशन में भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखी थी। ट्राइएंगुलर प्लेनर इसका नाम है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हाइब्रिडाइजेशन में। sp हाइब्रिडाइज हो सकता है, जिसके नतीजे में हमारे पास 2 इन्होंने लोब्स यहाँ पर बनेंगे। एक s और 2p अगर हमारे पास हाइब्रिडाइज हों तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से 3 लोब्स बनेंगे। एक s और 3p के ऑर्बिटल अगर हमारे पास ओवरलैप करें तो हमारे पास यहाँ पर 4 लोब्स बनेंगे। अब देखते हैं sp3d और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास यहाँ पर 5 लोब्स इसमें बनेंगे। sp3d में ट्राइएंगुलर बाईपैरामिडल ज्योमेट्री बनेगी और यहाँ पर 6 लोब्स बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब हम देखते हैं मीथेन में। मीथेन में जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -2 2s2 2p2 होगी। इसके आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस 2s के इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइड करवा कर जंप करवा के 2pz में ट्रांसफ़र करवा देंगे, तो इस तरह से हमारे पास ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। सारे के सारे हाफ फील्ड हैं, पार्शियली फील्ड हैं, ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। एक s और 3p है तो बनेगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन और 4 लोब्स बनेंगे। कार्बन सेंट्रल एटम होगा, साइडों पर हर एक लोब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। उसके साथ हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। s है, स्फेरिकल इसकी शेप होगी, तो ये कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। इसकी ज्योमेट्री बनी टेट्राहीड्रल, 4 कोनों वाली ज्योमेट्री। अब हम एग्जांपल देखते हैं इथीन की जो पॉसिबल डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और कार्बन आपस में भी अटैच हैं। तो यहाँ पर 3 लोब्स हमें बनते नज़र आ रहे हैं, जिनमें एक s और 2p जो है वो पॉसिबल रहेंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को जंप करवाएं कुछ इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। एक s और 2p के ऑर्बिटल इनफ होंगे ज्योमेट्री बनाने के लिए, 3 लोब्स बनाने के लिए। 2pz का केस में हम बाद में देखेंगे कि वो किस तरह हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। वो अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, वो उसे हम सेम एज़ इट इज़ वैसे ही ड्रा कर देंगे। दूसरे की भी सेम इसी तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे, दूसरे कार्बन के लिए भी सेम उसी तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। कार्बन हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं और जो साइडों से कार्बन के साथ 2 लोब्स हैं वहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। जो 2pz है वो साइड से ओवरलैप करेगा, साइड से अट्रैक्शन शो करेगा, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड बनेगा। हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड, साइड वेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह की एक पाई बॉन्ड और बाकी जो हमारे पास 5 जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे MOT का भी नाम देते हैं। इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की, और साथ हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। जैसे हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसी तरह मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है हमारे पास, एक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन -2 2s2 2p3। इसके आउटरमोस्ट शेल में अगर हम देखें तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं। p के ऑर्बिटल्स जो हैं 2px 2py 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हम इसकी सेपरेट ड्रा करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा।
और दूसरे नाइट्रोजन के एटम की भी अगर हम सेम एज इट इज़ ड्रा करें तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब एस ऑर्बिटल्स को हम अगर ओवरलैप करवाएं तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। अब हमें पता है कि एस ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो जब वो ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास दो मज़ीद ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार। सिग्मा को बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देंगे। इसी तरह 2s ऑर्बिटल जो है वो भी सिग्मा और सिग्मा स्टार बना देगा। अब हम अगर देखें तो जो 2p है वो किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन MOT के साथ डायग्राम शो करता है। एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास 6 है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी हमारे पास 6 बनेंगे। इनमें जो रिलेशन आएगा वो 2-1-2-1 ऑर्डर बनेगा जो आपको नज़र आ रहा है। दो यहाँ पर हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर और एक यहाँ पर। इनको हमने एनर्जी के ऑर्डर से अरेंज किया है। इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, इसकी उससे भी ज़्यादा है और सिग्मा स्टार वालों की सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है तो उन्हें सबसे ऊपर इसलिए रखा गया है। यहाँ पर जो हमारे पास बनेंगे ये वाले 2px ये पाई वाले हैं। यहाँ पर साइड से जैसे ओवरलैपिंग हमने देखी थी कुछ उस तरह का सीन है। इनको हमने एनर्जी के रेफरेंस से ड्रा किया है। सबसे जो नीचे है उनकी एनर्जी सबसे कम है, लोएस्ट एनर्जी वाले हैं। जो सबसे ऊपर है उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। जो सबसे नीचे है 1s वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम नहीं पॉसिबल होता, लेकिन हम यहाँ पर उसकी फिर भी ड्रा करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 सिग्मा में चले गए और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में आ गए। सेम उसी तरह की डायग्राम यहाँ पर नज़र आएगी 2s में, तो 2 सिग्मा में 2 सिग्मा स्टार में चले गए। और p में देखें, p ऑर्बिटल में टोटल हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 एक नाइट्रोजन के, 3 दूसरे नाइट्रोजन के, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे। जो यहाँ पर पाई है 2px, पाई 2py, ये सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, तो इन दोनों में इक्वल हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन बच के हम उनमें दोबारा फिर अरेंज करेंगे, इस तरह पेयर बना देंगे। अब मज़ीद हमारे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उसको सिग्मा 2pz में हम अरेंज कर देंगे। इस तरह से हमारे पास नाइट्रोजन की डायग्राम बनेगी। ये नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एनर्जी के रेफरेंस से कुछ इस तरह से हमारे पास नज़र आएगी। जो सबसे एंड वाली डायग्राम है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है उसे डिटरमिन करते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को चेक करने के लिए हम वो पता चलाने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब हम नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कितना स्टेबल है। नाइट्रोजन के केस में हमारे पास नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 8 और नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग में ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, तो ये स्टेबल होगा। अगर नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग से इक्वल हो जाए नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग के, या नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग कम हो जाए नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग से, तो ये स्टेबल नहीं होगा। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इक्वल होता है सिंगल बॉन्ड के, अगर वो 1 आ जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाए तो डबल बॉन्ड के, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड के इक्वल होता है। तो नाइट्रोजन में चूंकि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। 8 में से 2 माइनस किए और 2 पे जब डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। इसका मतलब नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पेयर यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। हाइड्रोजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड उसमें मौजूद होता है।
तो जितने बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ को भी डिटरमिन करेगा। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर। ये हमारे पास एक आपको डायग्राम नज़र आ रही है। यहाँ पर एक आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कहीं पर भी बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम डायमैग्नेटिक का नाम देंगे। नाइट्रोजन के केस में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। अब अगर हम देखें N2+ में, तो N2+ में एक जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 6, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है। अब अगर N2- की बात करें तो एक जो नाइट्रोजन है उसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि दूसरा नाइट्रोजन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास पाए जाएंगे। अब N2- की बात करें तो दोनों नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है। इसका मतलब है कि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास अब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है बाकी सारे मॉलिक्यूल्स की निस्बत। बाकी सारे मॉलिक्यूल में 2-1-2-1 ऑर्डर होता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, जबकि इस केस में 1-2-2-1 ऑर्डर होता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के केस में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ये मेन डिफरेंस होता है ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन के डायग्राम में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है और इसको मैंने अलग से वीडियो में आपको दिखाया हुआ है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका वीडियो देखने का